साथियों, आज हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी का लेसन नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं, कौन कौन सी होती गतियां हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी के साथियों अगर ओवरऑल की बात करें तो पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है साथियों घूर्णन गति, एक होती है परिक्रमण गति। ठीक है, घूर्णन गति मतलब ऐसे आप समझिए, जैसे लट्टू है ना, तो लट्टू हम नचाते हैं तो लट्टू एक अपने अक्ष पे नचता है। ठीक है, अपने अक्ष पे जब घूमेगा तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं ना। तो पृथ्वी भी हमारे क्या करती है, अपने जब अक्ष पे घूमेगी तो उसको हम घूर्णन गति कहेंगे, राइट। वही पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा लगाती है, ठीक है, तो उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं, राइट। चलिए आगे इस चीज़ को जानेंगे हम। ठीक है, कह रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी की, ठीक है, दो गतियां होती हैं, एक होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है, आपको हमने बताया था। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की जो गति होती है उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं, राइट। पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का जो अक्ष है ना, ठीक है, वो क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से, ठीक है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, जैसे हमारी ये पृथ्वी है तो पृथ्वी हमारी झुकी हुई है ना ऐसे 66.5 डिग्री पे। ठीक है, ये हमारी इक्वेटर 0 डिग्री है, तो यही कह रहा है जो हमारा ये वाला है, ये 66.5 डिग्री कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, कि पृथ्वी का अक्ष एक जो काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षीय समतल, राइट। पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। भाई पृथ्वी का प्रकाश प्राप्त करने का स्रोत क्या है? सूर्य ही तो है ना। तो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी का आकार किसके समान है? गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पहुंच पाती है। ठीक है, जैसा कि चित्र 3.2 में दिखाया गया, नीचे दिखाएंगे आपको चित्र। फिर कह रहा है सूर्य की ओर वाले भाग पर, जो सूर्य की तरफ भाग है पृथ्वी का, उस पर क्या होगा साथियों? वहाँ पे रोशनी मिलेगी, तो वहाँ पे दिन होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है सूर्य की तरफ आधे वाले भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। भाई जहाँ रोशनी प्राप्त होगी वहाँ पे दिन होगा, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर है वहाँ रात होती है। ठीक है, वहाँ क्या होती है? रात होती है ना। एक बार फिर से समझिए, देखिए पृथ्वी हमारी कैसी है? ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा बताया यहाँ पे? पृथ्वी का आकार गोल बताया है, तो यानी गोले के जब समान है तो पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। साथियों, जब वही सूर्य की रोशनी पृथ्वी के आधे भाग पर जहाँ प्राप्त होगी वहाँ पे दिन होगा। ठीक, दिन होगा मतलब वहाँ पे गर्मी होगी। लेकिन जहाँ पे पृथ्वी के आधे भाग पर रोशनी सूर्य की नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे रात होगा। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे डिफाइन किया है। आगे क्या कहता है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं ना। वह वृत्त, ठीक है, सॉरी, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे चित्र है, इसको देखेंगे अभी हम। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। ठीक, 24 घंटे में भाई दिन रात हमारे होते हैं ना। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में, ठीक है, कितना 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ठीक है, घूर्णन के समय काल को क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। क्या होती है? दैनिक गति होती है, राइट। तो ये पूछ दे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे, ठीक है, घूमने में कितना समय लेती है, तो पूरे 24 घंटे का समय लेती है, राइट। देखिए ये साथियों हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी इक्वेटर है। ठीक है, अब ये पृथ्वी जो हमारी, देखिए 66.5 डिग्री ये झुकी हुई है, ये हमारी जो है ये 66.5, यहाँ पे 0 डिग्री है और ये हमारी 66.5 डिग्री। तो ये पृथ्वी हमारी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है और यहाँ पे हमारा साउथ पोल है। हमने बताया ना कल कि पृथ्वी के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, अब अगर हम मान के चलिए हमारा 0 डिग्री है, क्या है हमारा? 0 डिग्री है। ठीक है, तो 0 डिग्री हमारा यहाँ है। तो अगर हम 0 डिग्री से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो हमें क्या मिलती है? कर्क रेखा प्राप्त होती है, मतलब कर्क रेखा मिलती है। ठीक, अगर वही हम 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ में, मतलब नीचे यानी दक्षिण में जाते हैं तो हमें मकर रेखा मिलती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको? कल भी बताया था कि जो ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट होता है पृथ्वी का, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री से, ठीक है, 23.5 डिग्री अगर ऊपर आप जाते हैं उत्तर में तो हमें कर्क रेखा मिलेगी, और अगर 0 डिग्री से आप 23.5 डिग्री नीचे जाते हैं, ठीक है, यानी साउथ में, तो हमें कौन सी? मकर रेखा मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया था आपको, जो पृथ्वी साथियों हमारी आकार कैसा बताया था आपको? पृथ्वी का आकार जो है गोले के समान है। इसलिए क्या होता है, जो हमारा सूर्य है ना, तो सूर्य की रोशनी जो है साथियों पृथ्वी के आधे भाग पर ही पहुंच पाती है। ठीक है, ये देखिए पृथ्वी का आधा भाग है,
आधे भाग पर। अब जहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुँचेगी वहाँ पे तो दिन होगा, लेकिन जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे रात होगा। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। एक प्रश्न कर रहा है आपसे कि यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, तो होगा क्या, समझिए इस चीज को। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा होगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। ठीक है, इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। समझिए इस चीज को। देखिए पृथ्वी का हमने क्या बताया, आकार गोल है। ठीक है, उसके बाद अगर अगोल होने के कारण क्या होता है, सूर्य की जो रोशनी है साथ ही वो पृथ्वी के आधे भाग पे ही पहुंच पाती है। जहाँ पे सूर्य की रोशनी जिस भाग पे पड़ेगी वहाँ पे तो दिन होगा। अच्छा दिन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे दिन के समय क्या होता है, गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे लगातार गर्मी पड़ती रहेगी। और जिस भाग पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रात होगी। अब रोशनी नहीं पहुँचेगी तो वहाँ पे तो गर्मी होगी नहीं, वहाँ पे हमेशा ठंड पड़ेगी। तो मतलब पृथ्वी के आधे भाग पे गर्मी पड़ेगी और आधे भाग पे ठंडी पड़ेगी। इस कारण क्या होगा कि पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझाना चाहता है। आगे क्या कह रहा है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, ठीक है, उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। जैसे पृथ्वी है, सूर्य के चारों तरफ जब घूमेगी तो कौन सी परिक्रमण गति कहलाती है, और अगर अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको हम अक्षीय गति कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक है, हम लोग एक वर्ष अर्थात 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि एक वर्ष हम 365 दिन का मानते हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है कि एक लीप वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है। जब कैलेंडर पढ़ेंगे तो बताएंगे इस चीज़ को। तो जो साथी जो वर्ष होता है ना, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। अच्छा साधारण वर्ष कैसे होता है कि उसमें साथी 365 दिन होते हैं। जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। अच्छा 366 दिन होते क्यों हैं? अच्छा आपने ये भी सुना है कि जो लीप वर्ष होता है हर 4 साल में आता है, क्यों आता है? अब समझिए उस चीज़ को। हमने क्या बताया था कि हम लोग एक वर्ष को कितना 365 दिन का मान लेते हैं, तो 365 दिन जब मान लिए तो बचे एक साल में जो है ना 6 घंटे बच जाते हैं। ठीक है, एक साल में 6 घंटे बच जाते हैं। यही 6 घंटे बच के 4 साल में 24 घंटे बना देते हैं। 24 घंटा मतलब एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे ठीक है फरवरी 28 की होती थी, ठीक है साधारण वर्ष में, वहीं जो है फरवरी में इसको आगे जाके जोड़ देंगे 24 घंटे को, तो फरवरी हमारी 29 दिन की हो जाती है। और जब 29 दिन की हो जाएगी तो हमारा कौन सा लीप वर्ष हो जाएगा। तो यही 6 घंटे जो मिलकर 4 साल में ठीक है 24 घंटे बनाते हैं, जिसके वजह से हमारा क्या लीप वर्ष होता है वहाँ पे। ठीक है, और फरवरी 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, आगे चर्चा किया इस चीज़ की। देखिए वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। जो ये अतिरिक्त दिन होते हैं फरवरी के महीने में जोड़ेंगे तभी तो फरवरी 28 और 29 को हो जाती है यहाँ पे, जब 28 की फरवरी होगी। ठीक, और यही 6 घंटे जब 4 साल में जोड़ कर 24 घंटे बना देंगे अर्थात एक दिन बढ़ जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे फरवरी में जोड़ देंगे, तो फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। जब 29 दिन की हो जाएगी तो वो लीप वर्ष में काउंट होगी। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ठीक है, फिर कह रहा है ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। राइट, पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। अच्छा एक बात समझिए, देखिए अगर हम बात करें वर्ष की तो वर्ष हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल ईयर, एक होता है लीप ईयर। सिंपल ईयर मतलब इसमें फरवरी 28 दिन की होती है और लीप ईयर इसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। ठीक, और ये साथियों कितने, आज सिंपल वर्ष है, ठीक है, 4 साल बाद आपका लीप वर्ष आएगा। ठीक है, तो यही जो 6 घंटे आपके बच रहे हैं एक साल में, यही 4 साल में क्या करेंगे 24 घंटे मतलब एक दिन बना देंगे। ठीक है, तो एक दिन बनाएंगे तो वही जो फरवरी 28 की है तो जुड़ के 29 की हो जाएगी। ठीक है, तो यही जो फरवरी हमारी 29 दिन की होगी मतलब लीप वर्ष हो जाएगा ना। तो लीप वर्ष कितने 4 साल बाद आता है। ठीक है, उसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक है, अब लीप वर्ष होने के लिए लास्ट की संख्या का जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की दो संख्याओं 4 से कटनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 2020 को ले लेते हैं। ठीक है, 2020 तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की दो संख्याएं को हम 4 से काटें, अगर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो वो 4 की विभाजित का नियम का पालन करती है। तो 4 × 20, ठीक है, यानी पूरी पूरी कट गई, यानी 2020 क्या है लीप ईयर है। अच्छा अगला लीप ईयर कब आएगा 2020 के बाद,
अब 4 साल बाद आएगा तो 2024 में आएगा, ठीक है, 2024 में। इसको कैसे चेक करेंगे? अब 4 का वही डिविजिबिलिटी का रूल लगाइए आप, 4 6 का 24 पूरा पूरा कट गया ना, यानी 2024 के हमारे लीप ईयर है, तो यानी 20 से 24 यानी 4 साल का गैप हुआ यहाँ पे, तो यही हमारी जो फरवरी जो है यहाँ पे 29 हो जाती है, ठीक है। तो 2020 में भी फरवरी 29 की है क्योंकि लीप वर्ष है, और 2024 में भी फरवरी 29 दिन की है क्योंकि यहाँ पे लीप वर्ष है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, ठीक है। तो एक वर्ष को हम कितने भागों में बांट देते हैं? 4 भाग में। कौन कौन से? गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद, ठीक है। इन 4 ऋतुओं में हमने इसको बांट दिया। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर, ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। देखिए ऊपर दिया था चित्र 3.3, कह रहा है चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती। अब देखिए कर्क रेखा हमने क्या बताया था, इक्वेटर से अगर 23.5 डिग्री अगर आप उत्तर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कर्क रेखा मिलती है, ठीक है। और कर्क रेखा कहाँ पाई जाती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 21 जून को, ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। भाई जहाँ सूर्य की किरण पड़ेगी वहाँ पे तो ऊष्मा ज़्यादा ही प्राप्त होगी ना। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन साथियों जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है ना, वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे गर्मी कम पड़ती है, मतलब गर्मी बहुत कम होती है, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो वही कह रहा है ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, उत्तर ध्रुव, ठीक है, सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद, ठीक है, रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में, ठीक है, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। आप समझे? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा 21 जून को, ठीक है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है 22 दिसंबर को, अब बात कर रहा है 22 दिसंबर की, ठीक है। अब जाएगा कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है, जो साउथ पोल होता है उसकी बात करेगा। तो कह रहा है 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब मकर रेखा की बात आ रही है तो हमने क्या बताया साथियों, जब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अगर आप दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कौन सी? मकर रेखा मिलती है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है कि 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। अब जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगे वहाँ पे ज़्यादा ही प्रकाश प्राप्त होगा सूर्य का, ठीक है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, ठीक है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। यहाँ पे क्या 21 जून वाले में क्या बताया आपको? उत्तर अयनांत, और यहाँ पे 22 दिसंबर में आपको क्या बताया हमने? दक्षिण अयनांत कहा जाता है, राइट। देखिए आगे क्या कह रहा है पॉइंट, कह रहा है क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अच्छा हमारे यहाँ क्रिसमस का पर्व कब मनाते हैं? दिसंबर में, ठीक है, यानी हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है और ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। तो वही कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के समय में, ठीक है, क्रिसमस का पर्व मनाते हैं और हमारे यहाँ उस समय ठंडी चलती है, ठीक है। देखिए 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। अब 21 मार्च और 23 सितंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, ठीक है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, ठीक है। तो पूरी पृथ्वी पर क्या होंगे? रात और दिन बराबर होंगे। कब होंगे? 21 मार्च व 23 सितंबर को। फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है कि 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर, ठीक है, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य के, ठीक है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
विषुव कहा जाता है। ठीक, अब देखिए आगे कह रहा है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध जैसे हमने बताया था ना, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध है, और ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे शरद ऋतु होती है। क्या होती है? शरद ऋतु। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ठीक है, अब बात करें 23 सितंबर की, अब बात करते हैं 21 मार्च की। 21 मार्च की, ठीक है, 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, यानी यहाँ पे जब वसंत ऋतु होगी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, मतलब यहाँ पे जब ग्रीष्म ऋतु होगी तो यहाँ पे शरद ऋतु होगी। ठीक है, चलिए, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है।